एक दिन ऑफिस की छुट्टी की वजह से मैं घर पर ही था। मेरी बीवी और बच्चे अपने एक रिश्तेदार के घर गए हुए थे। वो लोग 5 दिनों बाद घर वापस लौटते। घर पर सिर्फ मैं और मेरा नौकर दीनू था। रात का समय था, मैं ड्राइंग रूम में बैठा आराम कर रहा था। तभी एक खूबसूरत लड़की हाफते हुए जैसे ही मेरे घर के खुले दरवाजे में घुसी कि वो तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। मैं और मेरा नौकर इस तरह एक अनजान लड़की को देखकर सन रह गए। मैंने गुस्से में बोला, ये लड़की कौन है तू? और इस तरह हमारे घर में क्यों घुस आई हो? बताती हूँ साहब, सब बताती हूँ, अभी मुझे यहाँ शरण दे दो, वह हाफते हुए बोली। वो गुंडा फिर मुझे मेरी सौतेली माँ के पास ले जाएगा, मैं वहाँ नहीं जाना चाहती हूँ साहब। गुंडा? कौन गुंडा, और तुम सौतेली माँ के पास क्यों नहीं जाना चाहती हो? मैंने जब शक्ति से पूछा तब वो लड़की बोली, मेरी सौतेली माँ मुझसे दे धंधा कराना चाहती है। वहाँ एक गुंडे के साथ मुझे कोठे पर बेचने जा रही थी, मगर मैं उससे पीछा छुड़ाकर भाग आई हूँ। तू झूठ तो नहीं बोल रही है? नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच कह रही हूँ। वो लड़की इतनी डरी हुई थी कि बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। मैंने पूछा, ठीक है, पर तेरा नाम क्या है? रूबी है साहब, वह लड़की बोली। मैंने कहा, घबराओ मत रूबी, मैं तुम्हें नहीं जानता, फिर भी तुम्हें शरण दे रहा हूँ। शुक्रिया साहब, रूबी के मुंह से निकल गया। एक बात बताओ, मैं कुछ सोचकर बोला, तुम्हारी माँ तुमसे धंधा क्यों कराना चाहती है? रूबी ने कहा, जन्म देते ही मेरी माँ गुजर गई थी। पिता दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे, मगर रिश्तेदारों ने जबरदस्ती उनकी शादी करा दी। मगर शादी होते ही पिता एक हादसे में गुजर गए। मेरी सौतेली माँ विधवा हो गई। तब से ही रिश्तेदार मेरी सौतेली माँ पर आरोप लगाने लगे कि वह पिता को खा गई। तब से मेरी सौतेली माँ अपना सारा गुस्सा मुझ पर उतारने लगी। इस तरह ताने उलाने सुनकर मैंने बचपन से कब जवानी में कदम रख दिए पता ही नहीं चला। मेरी सौतेली माँ को चाहने वाले महेश ने उसके कान भर दिए कि रूबी की शादी करने के बजाय किसी कोठे पर बिठा दे, क्योंकि उसके लिए मैंने उसके लिए कमाऊ जो थी। माँ का चहेता महेश मुझे कोठे पर बिठाने जा रहा था। मैं उसकी आंखों में धूल झोंक कर भाग गई और आपका मकान खुला मिला, इसी में घुस गई। मैंने पूछा, कहाँ रहती हो? शहर के बाहर एक बस्ती में। तुम अगर माँ के पास जाना चाहती हो तो मैं अभी भिजवा सकता हूँ। मत लो उसका नाम, रूबी जरा गुस्से से बोली। फिर कहाँ जाओगी? मैंने पूछा। साहब, दुनिया बहुत बड़ी है, मैं कहीं भी चली जाऊंगी। तुम इस भेड़िए समाज में जिंदा रह सकोगी। फिर क्या करूं साहब? पन भर सोचकर रूबी बोली। साहब, एक बात कहूं? कहो। कुछ दिनों तक आप मुझे अपने यहाँ नहीं रख सकते? रूबी ने जब यहाँ सवाल उठाया तब मैं सोचने लगा। मैं कोई जवाब नहीं दे पाया। रूबी ही बोली, क्या सोच रहे हैं आप? मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसी आप सोच रहे हैं। तुम्हारे कहने से मैं कैसे यकीन कर लूँ? मैं बोला, और फिर तुम्हारी माँ का वो आदमी दुड़ता हुआ यहाँ आ जाएगा, तब मैं क्या करूँगा? आप उसे भगा देना, इतनी ही आपसे विनती है। ये कहते समय रूबी की सांस भूल गई थी। रूबी आगे कुछ कहती तभी दरवाजे के जोर से खटखटाने की आवाज आई। कमरे में हम तीनों ही चुप हो गए। इस वक्त कौन हो सकता है? रिया डरते हुए बोली। बाबूजी, वही गुंडा होगा, मैं नहीं जाऊंगी उसके साथ। मत जाना, मैं जाकर देखता हूँ, वही होगा। बाबूजी, मेरी सौतेली माँ का चहेता, आप मत खोलो दरवाजा, डरते हुए रूबी बोली। एक बार फिर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आई। मैं बोला, रूबी तुम भीतर जाओ, मैं दरवाजा खोलता हूँ। रूबी भीतर चली गई। मैंने दरवाजा खोला। एक रुआबदार आदमी ने मुझे देखकर रोबेली आवाज में कहा, उस रूबी को बाहर भेजो। कौन रूबी? गुस्से से मैं बोला। जो तुम्हारे घर में घुसी है, मैं रूबी की बात कर रहा हूँ। वह आदमी आंखें दिखाते हुए बोला। निकालते हो कि नहीं, वरना मैं अंदर जाकर उसे ले आऊंगा। बिना वजह गले क्यों पड़ रहे हो भाई? जब मैं कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ कोई लड़की नहीं आई है, मैं तस में बोला। झूठ मत बोलो साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे आपके घर में घुसते हुए। आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, मेरे हवाले करो उसे। अजीब आदमी हो, जब मैंने कह दिया कि कोई लड़की नहीं आई है तब भी मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। जाते हो कि पुलिस को बुलाऊं?
मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। मैंने रूबी को इस घर में घुसते हुए देखा है। मैं उसे लिए बिना नहीं जाऊंगा, अपनी बात पर कायम रहते हुए उस आदमी ने कहा। मैं बोला, मेरे घर में आकर मुझ पर ही तुम दादागिरी कर रहे हो। साहब, मैं आपका लिहाज कर रहा हूँ और आपसे सीधी तरह से कह रहा हूँ, फिर भी आप समझ नहीं रहे हैं। एक बार फिर वह आदमी बोला, कोई भी लड़की मेरे घर में नहीं घुसी है। एक बार फिर इनकार करते हुए मैं उस आदमी से बोला, लगता है अब तो मुझे भीतर ही घुसना पड़ेगा। उस आदमी ने खुली चुनौती देते हुए कहा। तब एक पल के लिए मैंने सोचा कि रूबी कौन है। मैं नहीं जानता, मगर उसकी बात सुनकर मुझे उस पर दया आ गई। फिर ऐसी खूबसूरत लड़की को मैं कोठे पर भिजवाना भी नहीं चाहता था। वह आदमी गुस्से से बोला, आखिरी बार कह रहा हूँ कि रूबी को मेरे हवाले कर दो या मैं भीतर जाऊं। भाई, तुम्हें यकीन ना हो तो भीतर जाकर देख लो, कहकर मैंने भीतर जाने की इजाज़त दे दी। वह आदमी तुरंत भीतर चला गया। दीनू पास आकर मुझसे बोला, यह क्या किया साहब जी? एक अनजान आदमी को घर के भीतर क्यों घुसने दिया? ताकि वह रूबी को ले जाए। छोटा सा जवाब देकर मैं बोला, और यह बला टल जाए। तो फिर इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? उसे सीधे सीधे ही सौंप देते। दीनू ने कहा, मुझे रूबी को बचाना था, मैं उसे कोठे पर नहीं भेजना चाहता था, इसलिए मैं इनकार करता रहा। अगर रूबी खुद जाना चाहेगी तब आप उसे कैसे रोक सकेंगे? अभी दीनू ये बात कह रहा था कि तभी वह आदमी आकर बोला, आप सही कहते हैं, रूबी मुझे अंदर नहीं मिली। अब तो हो गई तसल्ली तुम्हें? मैं खुश होकर बोला। वह आदमी बिना कुछ बोले बाहर निकल गया। मैंने दरवाजा बंद कर लिया और हैरान होकर दीनू से बोला, इस आदमी को रूबी क्यों नहीं मिली जब वह अंदर ही छुपी थी? हाँ साहब जी, मैं अगर अलमारी में नहीं छुपती तो ये गुंडा मुझे कोठे पर ले जाता। आपने मुझे बचा लिया, आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। बाहर निकलते हुए रूबी बोली। हाँ, रूबी चाहता तो मैं भी उसको पुलिस के हवाले कर सकता था, मगर तुम्हारे लिए मैंने पुलिस को नहीं बुलाया। समझाते हुए मैं बोला, अब तुम्हारा इरादा क्या है? किस बारे में बाबूजी? अब इतनी रात को तुम कहाँ जाओगी? आप मुझे कुछ दिनों तक अपने यहाँ शरणार्थी बनकर रहने दो। मैं तुमको नहीं रख सकता। रूबी, क्यों बाबूजी? अभी तो आपने कहा था। वह मेरी भूल थी, तो मुझे आप एक रात के लिए अपने यहाँ रख लीजिए, सुबह मैं खुद ही चली जाऊंगी। रूबी बोली। मगर कहाँ जाओगी? पता नहीं साहब जी, इसे अभी निकाल दो। दीनू विरोध जताते हुए बोला। दीनू, मजबूर लड़की की मदद करना हमारा फर्ज है, और इतनी रात को अकेले कहाँ जाएंगी? मैंने कहा। वह तो ठीक है, पर कहीं इसी इंसानियत में हैवानियत ना छिपी हो साहब जी। आप आपस में लड़ो मत। मैं तो एक रात के लिए शरणार्थी बनकर रहना चाहती थी, मगर आप लोगों की इच्छा नहीं है तो। ये कहकर रूबी चलने लगी। रुको रूबी, मैंने उसे रोकते हुए कहा। रूबी वहीं रुक गई। मैं बोला, तुम कौन हो? मैं नहीं जानता, मगर एक अनजान लड़की को घर में रखना खतरे से खाली नहीं है, और यह खतरा में मोल नहीं ले सकता। तुम जो कह रही हो उस पर मैं कैसे यकीन कर लूं? आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मैं तो आपसे सिर्फ एक रात को मदद मांग रही थी, मगर आपको ऐतराज है। आपका ऐतराज भी जायज है, आप मुझे जानते नहीं। ठीक है, मैं चलती हूँ। मैं उसे रोकते हुए बोला, रुको, तुम कोई भी हो मगर एक पीड़ित लड़की हो। मैं तुम्हारे लिए जुआ खेल रहा हूँ। तुम यहाँ रह सकती हो, मगर कल सुबह चली जाना। ठीक है बाबूजी, कहते हुए रूबी के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। आपने डूबते को तिनके का सहारा दिया है साहब, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मगर सुबह तुम कहाँ जाओगी? मैंने फिर पूछा। सुबह मौसी के यहाँ जयपुर चली जाऊंगी। मैंने यकीन कर लिया और बोला, तुम मेरे कमरे में सो जाना। आप कहाँ सोएंगे बाबूजी? रूबी ने पूछा। मैं यहाँ सोफे पर सो जाऊंगा। मैंने अपना फैसला सुना दिया और आगे बोला, जाओ दीनू, इसे मेरे कमरे में छोड़ आओ। काफी रात हो गई थी। दीनू और मुझको जल्दी ही नींद आ गई। सुबह जब देर से नींद खुली, रूबी नहीं थी। सामान बिखरा हुआ था, अलमारियां खुली हुई थी, उनमें रखे गहने नकदी सब साफ हो चुके थे। मैं और दीनू ये देखकर हैरान रह गए। मेरी सारी कमाई रूबी ले गई। हमारा अनजान लड़की पर किया गया भरोसा हमें बर्बाद कर गया। जो आदमी रात को आया था वो उसी गैंग का एक सदस्य था
तभी तो वह रूबी को नहीं ले गया। चोरी करने का जो तरीका उन्होंने अपनाया उस तरीके पर कोई यकीन नहीं करेगा। मैं वहीं सोफे पर सिर झुका कर बैठ गया, क्योंकि मेरे पास रूबी का एक तस्वीर भी नहीं था जिसके जरिए मैं पुलिस में कंप्लेंट कर पाऊँ। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी जो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे।